आज की हमारी पहली कहानी अनंत जी की है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम अनंत सिंह है। मैं कर्नाटका का रहने वाला हूँ। तो यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, यही 2 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जा रहा था। मेरे मामा जी वहीं रहते थे, तो सफ़र लंबा होने के कारण मुझे वहाँ जाने में 3 दिन का समय लग गया। हालांकि ट्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन अपने समय से 2 घंटा लेट चल रही थी। फिर मैं जैसे ही उस रात रेलवे स्टेशन पर उतरा, देखा रात के 1 बजने वाले थे। तो मैंने सोचा अब इतनी रात को कहाँ कोई टैक्सी वाला मिलेगा, स्टेशन पर ही रुक जाना ठीक होगा। लेकिन उस रात मैं बहुत थका था, साथ ही मुझे नींद भी आ रही थी। खैर, मैं जैसे ही अपना बैग लेकर कुछ दूर और आगे गया तो देखा एक टैक्सी वाला मुझे बुला रहा था। तो जब मैं उसके पास गया तो वह बोला कहाँ जाना है साहब, चलो मैं पहुँचा देता हूँ। तो मैं मान गया। तो वह फिर बोला साहब 100 रुपया ज़्यादा लूँगा। अब क्या है ना कि रात का समय है और वैसे भी सुनसान रास्तों से गुजरना है, और दूसरी बात कि मेरे सिवा और कोई भी आपको इतनी रात को कहीं नहीं ले जा सकता। तो मैं बोला ठीक है, तुम चलो। और वह टैक्सी ड्राइवर उन सुनसान सड़कों से होते हुए अपनी गाड़ी दौड़ाने लगा। उस समय रात के ही 1:30 बजने वाले थे, इसीलिए कभी कोई ट्रक ही वाले दिख जाते, वरना कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखती थी। खैर, हम अभी मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी ही तय किए होंगे कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी एक जगह रुक गई। उस समय हम शहर से बाहर आ चुके थे और अभी मुझे 17 से 18 किलोमीटर की दूरी तय करना था। तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई, आपने इस तरह यहाँ सुनसान रास्ते पर यह गाड़ी क्यों रोक दिया? तो वह बोला साहब जी, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैं चेक करता हूँ, आप प्लीज़ अंदर ही बैठिए, यह इलाका हमारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ कोई रात के वक्त अपनी गाड़ी नहीं रोकता। तो मैंने पूछा क्यों, क्या यहाँ लूटपाट होती है क्या? तो वो बोला नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, कुछ और ही बात है साहब जी, जो मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय उस ड्राइवर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बात को लेकर डर रहा था। वह अपनी गाड़ी को बनाता जाता और साथ ही बार बार वह अपने अगल बगल लगे हुए जंगलों और झाड़ियों में देखता जाता। हालांकि हम जहाँ खड़े थे वहाँ से शहर कुछ ज़्यादा दूरी तो नहीं था, लेकिन वह इलाका जंगलों और बड़ी बड़ी झाड़ियों से भरी पड़ी थी, मानो कब कोई जानवर उन झाड़ियों से निकलकर हम पर हमला कर दे। यह कहाँ नहीं जा सकता था। तो मैं उस वक्त उससे बहुत पूछा कि यहाँ ऐसी कौन सी बात है कि गाड़ी के अंदर ही बैठे रहूँ, लेकिन उसने उस इलाके के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। तभी कुछ ही देर के बाद मैंने देखा, मुँह से कुछ ही दूरी पर एक रोड के किनारे एक पेड़ के पास 2 लड़के खेल रहे हैं और उनके वस्त्र बहुत पुराने ज़माने के लग रहे थे। तो मुझे उनको देखकर बहुत अजीब लगा। मैं वहीं खड़े कुछ देर तक यही सोच रहा था कि भला यह किसके लड़के हैं जो इस रात को भी इन सुनसान जंगलों में खेल रहे हैं। तो जब मैं उस ड्राइवर से उन लड़कों के बारे में पूछा तो वह उस वक्त मेरी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा डर गया और वो ज़ोर ज़ोर से कुरान की आयतें बोलने लगा। हाँ, वह शायद एक मुसलमान था। वो बोला साहब, मैंने आपसे बोला था आप गाड़ी कहीं अंदर रहें, लेकिन आपने मेरी बातें नहीं मानी। खैर, कुछ ही देर के बाद उसकी गाड़ी ठीक हो गई और जब हम उस रात उस इलाके से कुछ दूरी पर गए तो वह ड्राइवर बोला, जिसका नाम यही शायद अशरफ कुरैशी था, तो वह बोला साहब मैं 8 साल से यहाँ टैक्सी चलाता हूँ, मैं कभी भी इस इलाके में कभी नहीं रुका और ना ही यहाँ के और टैक्सी वाले रुकते हैं, क्योंकि साहब यह जीनों का इलाका है। जिसका कारण है वहाँ के ज़्यादातर ज़मीन यहाँ की सबसे पुरानी कब्रिस्तान हुआ करती थी और वहीं पहले के मुग़ल राजाओं के सैनिक या फिर जो युद्ध में मारे जाते थे उन्हें वहीं दफनाया जाता था। फिर यहाँ धीरे धीरे जंगल और झाड़ियाँ उग गई और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसीलिए वह इलाका जीनों का अड्डा बन चुका है। इसके अलावा वहाँ रुकने पर कई लोगों को पूरे जीनों से सामना भी हो चुका है। साहब, जो आपको वे बच्चे दिखे थे वे कोई इंसानी बच्चे नहीं थे, बल्कि वे जीन ही थे। आज की हमारी दूसरी कहानी विकास जी की है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम विकास चतुर्वेदी है। मैं यह कहानी जो आपको बताने वाला हूँ, यह घटना मेरे दादाजी के साथ यह 1996 या 97 में घटी थी। तो हुआ ऐसा कि उस समय मेरे दादाजी अपने गांव से दूसरे गांव यानी रामपुर गांव में गाय खरीदने के लिए गए हुए थे। उस समय गर्मियों के दिन थे, साथ ही उस समय हमारे गांव तक आने के लिए ना तो पक्की सड़कें हुआ करती थी और ना ही ज़्यादा गाड़ियाँ थी, मतलब आपको मेन हाईवे पर ही उतरकर पैदल ही आना पड़ता। खैर, मेरे दादाजी बताते हैं उस दिन उन्हें गाय तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें
गाय ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी। उस समय शहर में हमारे पहचान का भी कोई नहीं था, ताकि रात के समय मेरे दादाजी उसके घर रुक सके। तो हुआ ऐसा कि आखिर में मेरे दादाजी उस शाम बस पकड़कर गांव की ओर चल पड़े। लेकिन गांव के कच्ची सड़क तक आते आते उन्हें 9 बज चुके थे। लेकिन अभी हमारा गांव लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था और ऊपर से कच्ची सड़क और अंधेरी रात की वजह से गांव तक आते आते 1 घंटे तो लगने ही वाले थे। दादाजी उस रात उन कच्ची सड़कों से होते हुए गांव की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे और बीच बीच में वे कभी कभी बीड़ी जलाकर पीते जाते। लेकिन उस रात वे यह नहीं जानते थे कि उनकी बीड़ी जलाकर बार बार पीने से उनके सामने कौन सी मुसीबत आने वाली है। वे जैसे ही गांव से बस यही कुछ ही दूरी पर थे कि तभी मेरे दादाजी देखे उनके ठीक सामने एक आदमी खड़ा था जो हमारे गांव का ही लग रहा था। तो जब मेरे दादाजी उसके पास पहुंचे तो वह बोला, क्या बात है हीरा लाल, कहाँ गया था जो बड़ी तेज़ी में है। तो उस समय मेरे दादाजी तेज़ी में थे, इसीलिए वे बिना उससे ज़्यादा बातें किए ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। लेकिन वह आदमी मेरे दादाजी को उस रात पीछे छोड़ने वाला नहीं था कि तभी वह आदमी मेरे दादाजी से बीड़ी मांगने लगा। तो दादाजी उसको एक बीड़ी दे दिए। लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि वह उस रात बीड़ी तो ले लिया, लेकिन वह ना तो मेरे दादाजी से माचिस मांगा और ना ही वह खुद बीड़ी जलाकर पी रहा था। फिर ना जाने उस आदमी को क्या हुआ, अब वो बड़ी तेज़ी से बातें करते हुए मेरे दादाजी से आगे आगे चलने लगा। अब गांव आने ही वाला था कि तभी जैसे ही मेरे दादाजी उस रात माचिस की तिल्ली जलाकर अभी उस जलती हुई तिल्ली को फेंकने ही वाले थे कि उस थोड़ी सी रोशनी में उस रात उन्होंने जो देखा वे देखकर वे दंग रह गए। तो उन्होंने देखा उस आदमी का सिर्फ धड़ ही चल रहा था, उसके दोनों पैर उसके कमर से गायब थे और वो हवा में उड़ते हुए भागे जा रहा था। मेरे दादाजी उस रात समझ चुके थे कि यह एक निशाचर है जो या तो यह बीड़ी के लिए आया है या फिर यह मुझे मारने आया है। वे उसी वक्त अपनी जलती हुई बीड़ी को उसके ऊपर फेंक दिए और वहाँ से वे भागने लगे। तो मेरे दादाजी कहते हैं वह आग की चिंगारी से कुछ देर के लिए वह गायब हो चुका था। लेकिन वे जैसे ही गांव में पहुँचे और जब वे पीछे मुड़कर देखे, वह प्रेत उनके ठीक सामने उस रोड के पास खड़ा हुआ था और वह सीधे मुझे ही घूर रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर कभी उसके हाथ में लगूं तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। खैर उस दिन के बाद फिर कभी मेरे दादाजी रात को घर नहीं आते थे और ना ही वे फिर रात को कभी बाहर गए। आज की हमारी यह अगली कहानी संजय जी की है, तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम संजय ठाकुर है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। तो यह घटना मेरे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी के साथ घटी थी। जब वे पिछले ही साल ठंडियों के दिनों में अपने छोटी देवरानी के यहाँ उनके लड़के की शादी में गई हुई थी। तो बात ऐसी है कि उस शाम बारात गई हुई थी, इसीलिए घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ वे आंटी और उनकी देवरानी और उनके 3 मेहमान थे। तो आंटी बताती है कि उस रात 11 बज रहे थे, वे अपने रूम में सोई हुई थी। दिसंबर का महीना होने के कारण बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और साथ ही धुंध छाया था। इसके अलावा ठीक उनके सामने एक घर था जो उनके रूम के खिड़की से वह घर उन्हें साफ साफ दिखता था, जो कि वह हमेशा बंद ही रहता और ना ही उस बंद पड़े घर में लोग आते जाते और ना ही कोई उस घर के बारे में बातें करता। तभी अचानक से उसी रात आंटी की नींद खुली तो उन्हें उसी घर से किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। तो जब वे ध्यान से उन बातों को सुनी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई 2 लोग हैं जो किसी बात पर झगड़ रहे हैं। आंटी उसी वक्त जब अपने रूम के खिड़की को खोलकर उस घर के सामने वाले रूम में देखी तो वे उस रात हैरान रह गई। सामने के मेन गेट पर ताला लटका हुआ था, लेकिन फिर भी अंदर से एक तेज़ रोशनी आ रही थी और साथ ही झगड़े करने की आवाज़ें भी आ रही थी। तो आंटी सोची यह जरूर चोर होंगे जो घर की दूसरी तरफ से घर में घुस गए हैं। मुझे इसी वक्त अनीता को बता देना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अनीता उनकी छोटी देवरानी थी। वे उसी समय अपने रूम से निकली और अपने देवरानी के पास गई तो देखी वे अपने कमरे में सो रही थी। तो उस रात वे आंटी जब उन्हें उस घर में आने वाली आवाज़ों के बारे में बताई तो वे कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर जब उठकर आंटी के कमरे में गई तो अब उस रूम में कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, साथ ही अब उस घर में अंधेरा था। तो उनकी देवरानी उसी समय उनकी खिड़की बंद की और उन आंटी को अपने कमरे में ले गई और बताई आपको अपनी खिड़की नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जो आवाज़ें उस घर से आ रही थी वह कोई इंसान की नहीं थी, बल्कि 7 साल पहले जलकर मरे हुए औरत और उनके बच्चों की थी, जो उस रात गैस सिलेंडर के फटने से उसी रात मारे गए थे।
और जब उस रात उसका पति इन सब खबर को सुनकर उस रात अपनी ड्यूटी से घर आया, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के चिथड़े उड़े शरीर को देखा, वह भी दूसरे ही रात फांसी लगा लिया। फिर आज तक इस घर में कोई नहीं गया और आज भी उस कमरे से और उस औरत और उसके पति की बातें सुनाई देती है। तो कभी उसके झगड़े करने की आवाज़ें, तो कभी बच्चे की किलकारियाँ और उनके खेलने की आवाज़ें आती है। तो मेरी आंटी बताती है कि उस घर को कई बार बेचने की भी कोशिश की गई, लेकिन खरीद कर रहने वाले लोग 1 से 2 दिनों से ज़्यादा दिन तक नहीं रह सके और फिर उस घर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके रख दिया गया और अब उसे कोई खरीदता भी नहीं है। मेरा नाम शुभम जायसवाल है। यह घटना मेरे चाचा की एक बड़ी लड़की के साथ साल 2009 में घटी थी, जब वह 11th क्लास में पढ़ती थी। तो हुआ ऐसा कि वह अपने घर की दूसरी मंजिल के एक रूम में रात के वक्त पढ़ाई कर रही थी। उस समय यही 10 बज रहे थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उस दूसरी मंजिल पर सिर्फ 2 ही रूम थे, एक जिसमें मेरी बहन देर रात को अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियां करती और एक किचन का रूम था जिसमें सिर्फ खाना बनता था। इसीलिए बाकी के सभी लोग नीचे वाले रूम में ही सोते थे। तो एक रात वे रात के वक्त पढ़ाई कर रही थी, घर के लोग नीचे ही सो रहे थे कि तभी वे देखी एक चिड़िया कहीं से उड़कर आई और उसकी खुली हुई खिड़की के पास आकर बैठ गई। लेकिन वह चिड़िया अजीब थी, उसका सिर किसी औरत की तरह था, उसका पैर काम चिड़िया से काफ़ी बड़ा था और वह काफ़ी काली भी थी। तो जब उस रात मेरी बहन उसे देखी, वह इतना डर गई कि वह अब चिल्लाने ही वाली थी कि तभी वह चिड़िया उसके सामने ही कहीं गायब हो गई। और फिर जैसे ही उस रूम से निकलकर वह नीचे भागने की हुई, तभी फिर से वह चिड़िया उसके रूम में आ गई। मानो ऐसा लग रहा था वह चिड़िया उसके करीब ही आना चाहती हो। खैर उस रात मेरी बहन वहाँ से भगवान का नाम लेते हुए किसी तरह नीचे गई और जब अपने मम्मी को इस सब घटना के बारे में बताई तो उनके मम्मी और पापा दौड़ते हुए उसी वक्त उस दूसरी मंजिल के रूम पर गए और उन्होंने उस वक्त जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। नीचे चारों ओर किताबें फैली थी, साथ ही उस रूम में कहीं कहीं खून की बूंदें गिरी थी। उस वक्त वे लोग इतना डर गए कि सुबह ही एक पंडित जी को लाए और जब वे उस रूम की जांच किए तो पता चला कि किसी ने टोना टोटका किया है। और फिर वे उसी सुबह और फिर वे सारे घर को उसी समय बांध दिए ताकि फिर से कोई बुरी शक्ति उनके घर में ना आ सके। हालांकि इस घटना को याद करके आज भी मेरी दीदी सहम जाती है। खैर अब उनकी शादी हो चुकी है और उनके 2 बेटे भी हैं। खैर आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।